पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं जी भाईजान। इस आखिरी लाइन में वो ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो स्टैंडर्ड के मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स लाजमी देना, चाहे जितनी मर्जी कॉस्ट पड़े आपको, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना पड़े, नोट आपसे नहीं बन रहा तब भी। अच्छा जी, रिकग्निशन डी रिकग्निशन, ये तो आसान सी बातें थी, हो गया था, ये एग्जांपल्स की थी हैं, तो मैंने कुछ जज्बात में आगे थोड़ी बहुत करवा भी दी थी, फिर मैंने कहा था कि असल में सारी अकाउंटिंग पढ़ के आप इधर आए, ये कोई मसला नहीं है इनमें। डी रिकग्निशन कहते हैं डिस्पोजल। अब डिस्पोजल सिर्फ नहीं है, एसेट का डिस्पोजल होता है, लाइबिलिटी की सेटलमेंट होती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही लिखा होना है, आपको लगा नज़र भी आया होना है, डी रिकग्निशन इज रिमूवल ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ एसेट और लाइबिलिटी। अब एसेट रिमूव होता है डिस्पोज होके, लाइबिलिटी रिमूव होती है सेटल होके, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है, डी रिकग्निशन नॉर्मली अकर्स व्हेन आइटम नो लॉन्गर मीट्स द डेफिनेशन। एसेट डी रिकग्निशन कब होती है? एन एसेट, फॉर एन एसेट डी रिकग्निशन नॉर्मली अकर्स व्हेन एंटिटी लूजेस कंट्रोल, व्हेन लायबिलिटी इज सेटल्ड या नो लॉन्गर हैज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। सेटल होगी तो ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बस इतनी सी बात ही पढ़ ले, एन आइटम ऑफ पीपीई इज सोल्ड और डिस्ट्रॉयड, इट विल बी डी रिकग्नाइज। सिमिलरली अ लायबिलिटी विल बी डी रिकग्नाइज व्हेन इट इज पेड और सेटल्ड अदरवाइज। सेटल अदरवाइज का मतलब ये होता है कि आपको माफ़ी मिल गई है या आपने कोई और चीज़ बदले में पेमेंट नहीं की है, आपको डिस्काउंट मिल गया, माफ़ी मिल गई। यानी कि 100 रुपये का लोन था, उन्होंने कहा यार 70 दे दो, 30 माफ़ किया, तो सेटल तो सारी हो गई, 70 पे किया आपने और बाकी डिस्काउंट, अदरवाइज सेटल हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं आज इसके ऊपर, पहले सवाल कर लेते हैं। मैंने कहा था पहले एग्जाम्पल करना फिर पढ़ना, ऐसे ही किया था? नहीं, ऐसे नहीं किया था। जी भाई, क्या बच्चों, एक और एग्जाम्पल पहले करते हैं, चलो पहले यही कर लेते हैं। ये सबकी है भाईजान। अदील लिमिटेड ओन्स अ मशीन विच इज परचेज्ड 2 years अगो। देखें, अब हम मेजरमेंट किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? मेजरमेंट, ठीक है। इनिशियल मेजरमेंट तो होती है, पता है आपको, वो हर स्टैंडर्ड ने बताई हुई है, एट कॉस्ट नॉर्मली, ठीक है ना, फेयर वैल्यू ही होती है जो इस वक्त। बेसिकली सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात है कि हमारी किताबों के अंदर एक एसेट नज़र आ रहा है, यार कोई मसला है तो बता दो। इस सारे एरिया में मसला चल रहा है, काफ़ी देर से चल रहा है, ठीक है। निकाल दूं क्लास से? खुजली हो रही जी। ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स लायबिलिटीज नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। वो कुछ उसकी डिफरेंट बेसिस हैं जिनके ऊपर नज़र आ सकते हैं, ये बात करने लगे हैं, ठीक है। अब मेजरमेंट यूँ कह लें, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अच्छा, किस बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं? अदील लिमिटेड के पास एक मशीन है जो खरीदी थी 2 साल पहले, 2 लाख की, ये मशीन है इनकी। द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन टू डेट इज़ 80,000, और ये 2 साल इस्तेमाल होने की वजह से 80,000 की वैल्यू लूज कर चुकी है। इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 1,20,000, 5 साल लाइफ उन्होंने, ठीक है। अच्छा, द मशीन कुड बी सोल्ड इन मार्केट फॉर 1 लाख, बट देयर वुड बी डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑफ, अब ये कॉस्ट टू सेल है, ये क्या है जी? ये क्या है? फेयर वैल्यू, और ये क्या है? कॉस्ट टू सेल। देखें बच्चों, अगर मैं इसको बेचूं, एंट्री क्या करूंगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, $80,000 से, कैश डेबिट, फेयर वैल्यू ही मिलती है ना, कैश डेबिट 100 रुपया, और एसेट क्रेडिट 200 रुपये, लॉस आ गया
ये कहाँ चला जाया करता था, प्रॉफिट एंड लॉस। बचपन वाली बातें हैं। ठीक है जी। लेकिन भाईजान कोई कमीशन भी देना पड़ गया, कमीशन नहीं दिया, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डिसमेंटलिंग। हाँ, ये एसी बेचना था हमने, लेकिन इस एसी को डी इंस्टॉल करने की हमें कॉस्ट भी पे करनी पड़ गई। एक मिनट, मैं पहले अलग एंट्री करवा दूँ। अलग एंट्री हो तो ये क्या है, डिस्पोजल कॉस्ट है ना, ये भी क्या है, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसिड, ये क्या है, डिस्पोजल डिसमेंटलिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो इसको मैं कहूँगा जी मुझे ये कॉस्ट इनकर करनी पड़ गई है, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। लेट्स से क्या लिखा हुआ है, 10। ठीक है जी। अब असल कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, असल कॉन्सेप्ट ये है कि जो फेयर वैल्यू होती है उसमें से कॉस्ट, डिस्पोजल कॉस्ट हम नेट नहीं करते, असल तो ये है। वैसे लॉस 20 का और 10 का एक्सपेंस ये अलग अलग जाएं, इससे बचने के लिए मैंने एक शॉर्टकट ये बताया था कि इस डिस्पोजल कॉस्ट को सेल प्रोसीड्स में से नेट कर दो, ताकि नेट में 30 की फिगर यहीं पे निकल आए। पर वो सिर्फ न्यूमेरिकल के सवालों में आसानी की हद तक थी। वैसे तो सारी अकाउंटिंग में वो आसानी चलती है, लेकिन फ्रेमवर्क में आके ये बात आपको थोड़ा सा अलग करके समझानी पड़ती है कि फेयर वैल्यू में से कॉस्ट टू सेल लेस नहीं होती। फेयर वैल्यू का मतलब ये होता है कि उस दिन खड़े होकर मुझे कितने पैसे इस एसेट के मिल रहे हैं। ठीक है, ये मार्कर, ये एसेट मैंने 2 साल पहले ख़रीदा था 2 लाख का। ठीक है, 200 रुपये का ये ख़रीदा था, 80 रुपये इसकी वैल्यू लूज़ हो गई, तो मेरी किताबों में कितने पे नज़र आ रहा है, 120 पे। मैंने कहा अदनान साहब को, सर आप ये लेंगे, वो भी यूज़ करते थे ये, अब ये मार्केट है, हमारी मार्केट होगी ना, अब ये 2-4 लोग जो यहाँ यूज़ करते होंगे। तो मैंने अदनान साहब से कहा कि जी मैं ये पेन बेचना चाह रहा हूँ, आप कितने में ख़रीदेंगे। 1-2 और बायर्स भी थे, अदनान साहब भी थे, उन्होंने कहा जी 10 रुपये में, 100 रुपये में, सॉरी, ठीक है 100 रुपये में। अब 100 रुपया क्या है इसकी फेयर वैल्यू। हाँ, अगर अब मुझे इसको डिसमेंटल करके बेचना पड़ेगा, ये मेरे लैपटॉप के साथ चिपका हुआ था और मुझे 5 रुपये खर्च करके इसको बेचना है, तो ये फेयर वैल्यू में कमी नहीं है, ये मेरी नेट में सेल प्रोसीड्स में कमी है। अदनान साहब ने इस मार्कर का 100 रुपया लगाया था, डिसमेंटलिंग कॉस्ट से उनको कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, फिर आप कहते हो अच्छा तो वो जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करते थे, वो रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए उसूल था फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, इनमें से जो हायर हो। ठीक है ना, तो उसको फेयर वैल्यू तो नहीं कहते, वो तो रिकवरेबल अमाउंट की कैलकुलेशन थी। तो फेयर वैल्यू हमेशा फेयर, आप एसेट रीवैल्यू करते थे, रीवैल्यूएशन के दिन फेयर वैल्यू पर ही उठा के ले जाते थे ना। अगर कभी सवाल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ जाए, डिस्पोजल कॉस्ट आ जाए, तो क्या उस फेयर वैल्यू में से उसको माइनस करोगे, नेवर करोगे, याद रखना, यही तो आज समझाया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हो सकता है पर्चे के अंदर अब यही इतनी सी बात डाल दे हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सवाल हो और वो कहे फेयर वैल्यू मॉडल पे चलना है और ईयर एंड पे फेयर वैल्यू मिसाल के तौर पे आ गई है, उसने लिखी हुई है 500, अब एसेट 400 का है, फेयर वैल्यू 500 है। अब आप साथ ही उसने एक लाइन लिख दी कि कॉस्ट टू सेल या डिस्पोजल कॉस्ट या डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज इतने, और भाई एसेट पड़ा है, बेच थोड़ा ही दिया है कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट माइनस करूं मैं, सही है। वो जब डिस्पोजल करूंगा तो नेट में सेल प्रोसीड्स निकालने के लिए यहां लिख दो या अलग से कर लो, उस दिन एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा ना। अभी तो वैसे पड़े पड़े एसेट की फेयर वैल्यू लगवा रहा हूं, तो मैं इसको से माइनस करना शुरू कर दूं, कभी नहीं करते थे। IAS 16 के अंदर रीवैल्यू करते हुए उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाते थे, लेस कॉस्ट टू सेल नहीं करते थे। IAS 40 के अंदर उस फेयर वैल्यू मॉडल में उसको उठा के फेयर वैल्यू पे लेके जाते थे, कॉस्ट टू सेल माइनस नहीं करते थे। ठीक है, तो इनमें से कॉस्ट टू सेल माइनस नहीं करनी, ये याद रखना है। ठीक है, चलें, बहरहाल बात क्या हो रही थी कि मशीन, ये मार्कर मैंने ख़रीदा था 200 का, मेरे हिसाब से मेरी किताबों में ये पड़ा हुआ है 120 का, और मार्केट की नज़रों में ये कितने का है, 10 रुपये 100 रुपये का। ठीक है, मार्केट की नज़रों में कितने का है। हाँ, अगर मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे 10 रुपये डिसमेंटलिंग पे कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, लेकिन वो तो मेरी कॉस्ट है ना, वो फेयर वैल्यू पे तो उसका कोई असर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब मैंने कहा मार्केट तो मार्केट है, मार्केट की तो साइड पे रखो, मार्केट का क्या है सर अदनान कि हाँ इसकी वो कदर नहीं है, मैं 2 साल से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा जज्बाती लगाओ, मैं अपनी नज़र से भी इसको देखूंगा। फिर ये बात ध्यान से देखें, फेयर वैल्यू मार्केट पर्सपेक्टिव था,
100 रुपया, इसकी कीमत 100 रुपया क्या है मार्केट की नज़र में। मैंने कहा नहीं नहीं, इसको मैं 3 साल इस्तेमाल करूं अगर, तो मुझे ये 50-50 हज़ार 2 साल अगले में देगा कमा के, और 40,000 तीसरे साल में देगा। वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज क्या होती थी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार ये तो है, मैं मार्केट में बेच दूं तो 100 का बिकेगा, अगर मैं इसको खुद ही यूज करूं तो, मैं इसको खुद ही यूज करूं तो भाईजान वो फेयर वैल्यू निकाल, अपना प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, ठीक है। 50 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर, ये बल्कि उधर ही कर लेते हैं। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, ये बात भी साथ साथ चलती जाए ना। मैंने 200 का खरीदा था, 80 रुपए की वैल्यू लूज हो गई, 100, ये कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्यों? जिस पर खरीदा था, किताबों में अभी भी उस पर पड़ा है। आप कहोगे नहीं उस पर तो नहीं पड़ा, कम हो गया। हाँ, ये वाली कमी तो होती ही है हिस्टोरिकल कॉस्ट में, डेप्रिसिएशन हो गया, इम्पेयरमेंट हो गया, इनकी वजह से ये कम हो जाती है, लेकिन ओरिजिनल वाली अमाउंट पे ही पड़ा है, सिर्फ वैल्यू कम कर रहे हैं ड्यू टू यूज, कंजम्पशन होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? करंट वैल्यूज, जिसके अंदर 3 हैं, फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। फेयर वैल्यू क्या है? 100 रुपया, बस कहानी खत्म। इसमें से कॉस्ट टू सेल माइनस नहीं करनी। सर अदनान ने ये पैसे लगाए मेरे मार्कर, ठीक है। मैंने कहा नहीं सर, आप कहते रहे इसको 100 का, मेरे हिसाब से देखें ना तो मैं इसको यूज़ करूँगा, पहले साल में 50 मिलेगा मुझे 1 साल बाद, फिर दूसरे साल में 50 कमाएगा ये 2 साल बाद आना है तो -2, और तीसरे साल में भी ये मुझे 40 को कमा के दे देगा तो -3। आंसर सर मेरे हिसाब से देखें, मेरी नज़र से देखें तो ये वैल्यू कितनी है? 117। और भाई ये डिफरेंट तरीके बताए जा रहे हैं, आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रख लो, आप फेयर वैल्यू पे रखो तो ये होगा। अगर कोई नहीं मैं वैल्यू इन यूज़ पे शो करना चाहता हूँ तो फिर वैल्यू इन यूज़ ये होगी। ये सिर्फ डिफरेंट बेसिस बताई जा रही हैं। वो अलग बात है कि आपको बाकी हर स्टैंडर्ड ने अपने हिसाब से जो है वो लिमिटेशन लगा दी हुई है। आइए 16 कहता है या कॉस्ट पे रखो हिस्टोरिकल पे या फेयर वैल्यू पे, जिसको रीवैल्यूड अमाउंट कहते हैं। IS 40 ने कह दिया या कॉस्ट पे रखो या फेयर वैल्यू पे रखो, ठीक है। IS 36 ने कह दिया रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज में से कंपैरिजन करो उसको बुक वैल्यू के साथ। वो हर स्टैंडर्ड ने अलग बताया हुआ, ये तो डिफरेंट बेसिस सिर्फ बताई जा रही है कि ये मेजरमेंट बेसिस कैन बी यूज्ड, ठीक है। वो कहां कहां यूज होनी, जहां जहां स्टैंडर्ड जो कह दें। जहां स्टैंडर्ड नहीं लगते होंगे वहां फिर आप अपनी मर्जी से भी कुछ लगा सकते हैं इनमें से, ठीक है। अच्छा, और आखिरी क्या है जी? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ये नया वर्जन आ गया है इस मार्कर का, पेन का, ये नया वर्जन आ गया है। मैं अगर आज खड़े होकर अपने इस पेन को रिप्लेस करूं, कर नहीं रहा, करूं नए वर्जन से, तो वो 220 का है। आज ये कितने का? 200। तो मैं क्या कहूं कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट 220 है। मैं इसको बेच नहीं रहा, मैं कह रहा हूं ये वाले एसेट की, इस वाले एसेट की रिप्लेसमेंट कॉस्ट बताओ। तो इस वाले एसेट की तो 2 साल पुराना हो चुका है, इसकी तो फिर 220 नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इस जैसा भी तो महंगा हो जाता है ना, आज तक आते थे 2 साल बाद। आजकल इसकी कीमत क्या होगी? 220। नया खरीदने जाओ मार्केट से कितने का मिल रहा है? तो लेकिन मैंने कह दिया नहीं, नया वर्जन है, वर्जन तो साथ साथ आते ही रहते हैं ना, ठीक है। डिफरेंट हो गए। मैं रिप्लेस करने जाऊं तो यही है मेरे पास मार्केट में, लेट से, ठीक है ना, रिप्लेस हो जाएगा। अगर रिप्लेस करना है तो मार्केट में अब ये नहीं मिलता, ये मिलता है। ये कितने का है? 220 का। लेकिन मैं चाह रहा हूं इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पता हो। रिप्लेसमेंट कॉस्ट 220 नहीं है फिर, क्योंकि ये वाला 2 साल पुराना है। मैं कहूंगा अगर रिप्लेस कर दूं और 2 साल पुराना कर दूं तो ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेस करूं तो कितने का? 220 का। लेकिन ये मेरे पास पड़ा है, किसकी वैल्यू? तो 2 साल पुराने के हिसाब से होनी चाहिए ना। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? 220 रुपए इसकी मार्केट में आज कीमत, लेकिन उसको 2 साल पुराना करेंगे डेप्रिशिएट करके, और फिर इस एसेट की मैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो किताबों में डालूंगा। कैसे? मैं कहूँगा जी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैसे निकलनी है कि जी फेयर वैल्यू कितनी है, बोलो फेयर वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू वर्जन। मैं न्यू वर्जन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि दूर से ही पता लगे
वरना आप ये कहते सर फेयर वैल्यू तो ये भी है, नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू वर्जन, इसलिए कहा ना रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। वो फेयर वैल्यू क्या है, इसी को मार्केट में सारा दान खरीद रहे थे, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ न्यू वर्जन 200, लेकिन भाई 220 कंपेरेबल ही नहीं है मेरे इस एसेट के साथ किसी भी सूरत में, ना इसके साथ, ना इसके साथ, ना इसके साथ, क्योंकि ये तो मेरे इस एसेट का पुराने वाली वैल्यू, इस एसेट की आज की कीमत, इस एसेट की यूज के साथ वैल्यू, तो ये तो नया नकोर है, इसको पुराना कर लो, ये भी कंपेरेबल हो जाएगा, ठीक है। लेस करो डेप्रिसिएशन, हाँ 2 साल की बिल्कुल एक्यूमुलेशन कर दो। अब 220 जो है, अब लाइफ 5 साल है तो फिर सबकी 5 साल ही होती है, खामोश है तो बस एसेट्स ये 5 साल पे ही रखते हैं। इंटू 2, आंसर इज 88, 1, ठीक है जी। अब असल में ना मुझे अब लग रहा है शाम वाली क्लास में रिवीजन के साथ साथ मुझे ये भी आज कंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो ख़त्म हो गया ना, तो ये कंक्लूड भी करूँगा इंशाल्लाह। मैं पार्ट्स में आता जाऊँगा, इसका पार्ट जैसे ही इसकी 15 मिनट बात हो, 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, MCQs वगैरह करने हैं ना, फिर पॉज, इस तरह पार्ट्स बनाता जाऊँगा, ठीक है। कोशिश करिएगा फिज़िकली यहाँ मौजूद हों। यूट्यूब पे तो चले जाएंगे, लेकिन वो यूट्यूब पे ही रहेंगे बेटा, वो यूट्यूब पे ही रह जाएंगे। आप पेपरों के बाद आपको ख्याल आएगा काश मैंने वो यूट्यूब वाला, साथ वाला लड़का कह रहा था, वो जो सर ने एंड पे यूट्यूब वाले लेक्चर नहीं चढ़ाए थे, उनमें था ना, तुमने नहीं देखा ये सवाल? नहीं यार, मैं घर चला गया था उस दिन हारून की तरह से ना, मैं घर चला गया था और फिर मेरा दिल ही नहीं किया और फिर वो रह गया और फिर वो टाइम ही नहीं मिला। तो कोशिश कीजिएगा फिज़िकली आ जाइए, प्लीज़ मेरी बात सुन लें, लेकिन मैं यूट्यूब पे अवेलेबल करूँगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी अहम बात क्या है, मैंने क्लासेस को कंबाइन किया होता है, इसलिए हाइब्रिड वाले हाइब्रिड में बैठेंगे, फिजिकल वाले फिजिकल। तीसरी बात, थोड़ा इकराम के साथ बैठेंगे, जगह खाली कर कर के बैठेंगे ताकि बच्चे आते जाएं और समाते जाएं। यहाँ पे नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होगा, वो आप ले के आइएगा, ठीक है, अपनी अपनी। ये 2 रोज़ भी भाईजान, ये अब्दुल्ला और उससे पिछली रो उस पिलर तक, ये 2 रोज़ भी मज़ीद खाली कर दीजिएगा, और इन केस ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं एक आधी और खाली करवा लूँगा, लेकिन आप इनको एंड पे भरना शुरू कीजिएगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 तक तो छोड़ दीजिएगा और फिर 8वीं को देख लेते हैं, ठीक है। नीचे पीछे हैं 4 5 6 लाइनें, कोई मसला नहीं, परेशान क्यों हो रहे हो। बाकी कोशिश करना है ज़रा थोड़ा इकराम से बैठना है, बाकी इतने बच्चे हैं नहीं, आधे तो वैसे ही नहीं आते और बाकी फिर वैसे ही कम है, उस क्लास की स्ट्रेंथ आपसे थोड़ी कम है, ठीक है। अच्छा जी सुने, ये बेसिस हैं मेजरमेंट की, या तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखो, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, जब ट्रांजैक्शन हुई थी तब एसेट कितने का आया था, उसी पे ही पड़ा है रिड्यूस्ड करके डेप्रिसिएशन से, या जब लोन लिया था 5 साल पहले कितना लिया था उतने पे पड़ी है लायबिलिटी, ये है हिस्टोरिकल कॉस्ट। एक हिस्टोरिकल कॉस्ट है, दूसरा करंट वैल्यू। मैं एकदम रिलैक्स हो गया हूँ क्योंकि मुझे बोझ पता है क्या पड़ा हुआ था, मेरा चेहरे से भी नजर आ रहा होगा यार ये खत्म नहीं हो रहा, खत्म। अब एकदम से मुझे ख्याल आया शाम को क्लास तो रखी हुई है, तो पहले 15-20 मिनट में इसके MCQs करवाऊंगा इंशाल्लाह, फिर मैं रिलैक्स, फिर सिलेबस एक दफ़ा तो ख़त्म हो गया ना, जिम्मेदारी तो खत्म हो, फिर बाकी तो तसल्ली है। फ्रेमवर्क और देख लेते हैं कोई, मतलब आपने सफ़ा पलट के देखे कोई आगे पीछे कुछ और था फ्रेमवर्क में, मतलब कुछ कोशिश करके देखते कोई इस सफ़े से पहले या बाद में भी कुछ फ्रेमवर्क हो। जो फ्रेमवर्क है वो किताब में है, तसल्ली करनी है तो IKP किताब भी देख लो, और तसल्ली करनी है तो सिलेबस भी देख लो। इसमें पूछेगा क्या, इसमें कैपिटल मेंटेनेंस पूछता है, इसके अंदर ये जो कुछ पढ़ के आया हो सारा कुछ पूछता है। अभी यही तो शाम वाली क्लास में दिखाना है पास पेपर MCQs में क्या पूछता है, लेकिन 5-7 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछता। 3-4 नंबर नॉर्मली, कभी कभी गुस्सा कर जाए तो 4-5 से ऊपर भी चला जाता है, 3-4 नंबर पूछता है। नहीं ये पूछने वाली चीज़ें हैं, ये पूछने वाली चीज़ें। प्लीज़ दानिश किधर है? दानिश आपको मैंने क्यों बुलाया था? दानिश को मैंने क्यों बुलाया था? नहीं उसके बाद भी बुलाया था। चले छोड़े दानिश आपने क्या बताना है मुझे, बात सुने। मैंने ये चेक करना है इस क्लास के फ़ौरन बाद, ये चेक करना है पेज 456 पे, भी टाइम नहीं है, यहाँ पे एंट्री वैल्यू लिखा हुआ है, ये मेरे ख्याल से एंटिटी वैल्यू बनता है, ज़रा चेक करना, नोट करने भी, ठीक है। अच्छा जी चलें छोड़े, मैं पढ़ाता हूँ आपके लिए तो मैं ये कर रहा हूँ। इधर देखें जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट, कोई फ़ायदा है अब आने का? ये तो मुझे मिलो आज यार क्लास के बाद। हिस्टोरिक, ये पता है क्यों लेट आया है? लेक्चर तो अपलोड हो ही जाना है, पूछ लो अगर ये वजह ना हो तो।
पूछ लो, कोई मसला नहीं है इसको। और ये वही वीलॉग बना ले तू, मुझे मिलो क्लास के बाद जरा, मैं और तेल लगाता हूं तुम्हारे सर पे। ओके सुने, हिस्टोरिकल कॉस्ट, हाँ इधर बैठता है ना तो कभी गलती से मैं ऐसे बच्चों को सर में हाथ मारता हूँ तो फिर बाद में मुझे अपनी दाढ़ी में फेरना पड़ता है। टोपी के ऊपर तो टोपी होती है ना, वरना बने सर पे फेर लेते हैं। तो नहीं, अच्छा होता है सेहत, सर के लिए, दिमाग के लिए, लेकिन मसला ये ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ नजर नहीं आ रहा। वो मैं तेल की इतनी मालिश करता और क्लास नहीं पढ़ने आता। सुनो सुनो प्लीज, क्लास खत्म होने लगी है प्लीज। हिस्टोरिकल कॉस्ट एक मेथड है और करंट वैल्यूज दूसरा है। फिर करंट वैल्यू के अंदर तीन तरह की चीजें हैं। फेयर वैल्यू, जिसमें से कॉस्ट टू सेल माइनस नहीं करनी। वैल्यू इन यूज, इसमें कॉस्ट टू सेल या डिस्पोजल कॉस्ट जो होती है एंड वाली वो डालनी होती है, याद रखो ठीक। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसमें से भी नहीं। अगली बात, एक बात और, यहां पर जब एसेट ऐड करते हैं तो हम मिसाल के तौर पे यहां पर ये 200 जो था, इसका ब्रेकअप क्या था, ये 200 में 190,000 था एसिड का और 10,000 हमें लगा था इंस्टॉलमेंट पे, मिसाल के तौर पे। तो हमने क्या किया, देख लो ज़रा, 1,90,000 जमा, ठीक है ना, ओहो 1000 में लिखना था, 190 जमा 100, 10 100 जाग जी। अभी अब मैं कहूँ ना भाग, फिर निकल जाना है तुमने। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, जब ये एसिड खरीदा जाता है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड किया जाता है, ठीक है। जब एसिड खरीदा जाता है, मिसाल के तौर पे इस 220 के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। इसमें हमारा एसिड 200 का हो गया है और मजदूरों ने भी पैसे ज़्यादा मांगने शुरू कर दिए इंस्टॉलेशन के, तो ये इस तरह से 220 कीमत बढ़ गई ना, नए वर्जन की थोड़ी सी कीमत बढ़ी और थोड़ी सी महंगाई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 200 जमा 20, ये ऐसे। क्या मतलब, यानी जब भी आप एसिड लेते हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड करना है, ठीक है, लेकिन फेयर वैल्यू में से लेस नहीं करना। ये याद आ रही है बात, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वैल्यू इन यूज में डिस्पोजल के वक्त जो पैसे मिलते हैं उसको भी कैलकुलेशन में डाला जाता है। याद है आपको, हमने ये डेफिनेट कही थी कि कैश लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज एंड कैश फ्लो फ्रॉम अल्टीमेट डिस्पोजल, ठीक है, नेट सेल प्रोसीड्स, वही, ठीक है। तो ये बहरहाल कुछ बातें थी। ये बातें पढ़ने के बाद एक बात और पढ़ लें, बाकी सारा कुछ हो ही गया है। एक बात और पढ़ लें, डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो होती है, अगर तो बेटा पूरी बात करूँ ना मैं, तो ये एसेट की कॉस्ट में ऐड ही हो जाती है जब इनिशियल एस्टीमेट लगाते हैं हम। तो अगर ऐसा नहीं किया होता तो फिर बस जो आपको ट्रीटमेंट सिखाया हुआ वो कर दो, किया हुआ या नहीं किया हुआ आपके लिए कोई रेलेवेंट ही नहीं रहेगी बात। आपको अगर डिसमेंटलिंग कॉस्ट दे दी है, डिस्पोजल कॉस्ट ही होगी ना वो। डिस्पोजल कॉस्ट को आप अलग लो, ऐसे एंट्री कर लो, अलग से एंट्री कर लो, या ये फ्रेमवर्क के लिए बताया, या कि भी फेयर वैल्यू में माइनस वैसे नहीं होती, ठीक है ना। इसको अलग कर लो एंट्री को, या अपनी आसानी के लिए सेल प्रोसीड में से इसको नेट कर दो, बस इससे ज़्यादा सोचने की और ज़रूरत है ही नहीं इसको, ठीक है। इससे आसान लफ्ज़ों में क्या समझाऊं, मैं कह रहा हूं कि मतलब के नए बुरा ना माने तो ये आज नया मार्कर, नया पेन आज 220 का है, लेकिन मैं चाह रहा हूं मेरे इस पेन की रिप्लेसमेंट कॉस्ट मुझे पता लगे। अब इस पेन की रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी बाजार से खरीदने जाएं तो नया तो 220 का है, लेकिन मैंने तो किताबों में इसी को शो करना है ना, ये तो नहीं ले आना। तो इसको शो करना है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे शो करना है। तो मैं कहूँगा नया वर्जन आजकल इस जैसा नया खरीदें तो आजकल 220 का है, लेकिन मेरी किताबों में तो ये वाला 2 साल पुराना ही होना है ना। तो एक बेसिस है जो यूज़ भी नहीं होती नॉर्मली, बस है एक बेसिस, बता दो देते पेन तुम्हारा। अच्छा, एक और चीज़ यार कल बताई भी थी थोड़ी सी, लेकिन फिर इधर देखो, आपने इधर देखें भाई, आपने अभी अभी ये हमने जो एसेट खरीदा है, एक एसेट खरीदा 100 रुपए का, ठीक है।
ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इसमें इनकर की आपने, इंस्टॉलेशन, तो आपने एंट्री क्या की, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट। क्या मतलब एसिड के केस में आपने क्या करना होता है, 100 प्लस ट्रांजैक्शन, ये बता रहा था ना अभी, प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अगर अलग ना भी करें तो ठीक है, तो ये 110, ठीक है। अच्छा, अब एक लायबिलिटी है, ये क्या है जी, ये क्या है, 100 रुपया एसिड खरीदने में लगा और ये एग्रीमेंट बनाने के लिए वकील साहब को 10 रुपये दे दिए। मोबाइल रख दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अहम बात कर रहा हूँ इस वक्त, अहम बात कर रहा हूँ बहुत। ये क्या है जी, एक एसेट खरीदा और वकील ने एग्रीमेंट ड्राफ्ट करके दिया, तो वो भी ज़रूरी खर्चा था, तो हमें कितने में पड़ गया एसेट, 110 में, ठीक है। हम बैंक से एक लोन लेने गए, अभी नहीं, हम बैंक से एक लोन लेने गए, 100 रुपये का लोन लिया, 200 कर लो, एक जैसा ही हो गया, ठीक है। कैश डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट, और एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने के लिए वकील ने हमसे जो है वो 15 रुपये ले लिए, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब हम बैंक को कहेंगे, या बैंक ने ये चार्जेस ले लिए, हम कहेंगे या भैन तुसी फिर सानू 200 तो ना दिता, एनजी को 185 दिया, लाइबिलिटी तो 185 से शुरू करेंगे ना, ठीक है, एक तरह से। तो इस केस के अंदर इसको अलग ना करें, मैं अगर इसको भी इकट्ठा कर दूं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर लाइबिलिटी के केस में हो तो आप उसको 200 माइनस 15, इस तरह से 185 के ऊपर से, ठीक है जी। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये बैंक नहीं ले लिया, ये बैंक नहीं ले लिया, ये बैंक नहीं ले लिया ना, उसने कहा यार मिसाल के तौर पे ऐसा होता नहीं है, डाउन पेमेंट जैसे होती है, ये लीज के अंदर जाके आपको समझ आएगा। अब एक जुमला लिखा हुआ है, नॉर्मली ना लीज के अंदर ऐसा होता है कि जब आपको एसिड देते हैं तो एक पहली किस्त भी ले लेते हैं, लोन में ऐसा होता नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूं, आपने अभी तक पढ़ा ही लोन हुआ है, तो मैं सिर्फ एक बात छोटी सी आपको यहाँ पे पढ़ानी है, जिसको बस यहीं तक ही आपने पढ़ना है एक बार। वो क्या है, एसिड में प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है और लाइबिलिटीज के अंदर लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। उसकी वजह सिर्फ मैंने लॉजिक समझाने के लिए ये दे दी कि बैंक ने आपको 200 का लोन दिया और साथ ही कहा पहली किस्त 15 दे दो, तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा, बैंक ने कहा यार मेरा ना इस लोन पे कुछ खर्चा वर्चा भी हुआ है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, तो आप ये भी मुझे पे कर दो। तो आप कहोगे अच्छा यार 185 हो जाए, ये इसमें लगता नहीं है इस तरह से, ये जहाँ लगेगा इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल सिर्फ ये जुमला यहाँ पे लिखा हुआ था तो मैंने कहा ज़रा पढ़ा दूँ। इधर देखो जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट, सिर्फ इतनी सी लाइन आपको करवाई थी, हाईलाइट तो कल कर लिया था ना आप लोगों ने जी। प्राइस ऑफ द ट्रांजैक्शन और अदर इवेंट दैट गेव राइज टू देम, जब हमने खरीदा था ये तब की वैल्यू पे पड़ा है, ठीक है। कंसिडरेशन पेड टू एक्वायर और क्रिएट एसेट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये एसेट के केस में, और कंसिडरेशन रिसीव्ड टू इनकर और टेक ऑन द लायबिलिटी माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन वैल्यूज एक्सेप्ट इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। अच्छा, लायबिलिटी बिकमिंग ओवरड्यू को भी छोड़ दें, FR2 का कॉन्सेप्ट है, IS 37 का ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का, उसको छोड़ें, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बनती है, छोड़ दें। नुकसानदेह, ऑनरस नुकसानदेह कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपने आज कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने फ्यूचर में इतनी चीज़ें डिलीवर करनी है और आपने जहाँ से ख़रीद के देनी थी वहाँ पे चीज़ें महंगी हो गई, अब आप आगे बाउंड है, नुकसान हो गया। ये फॉरवर्ड्स जो होते हैं, जो आप फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कभी आप सेल करके फंस जाते हैं, कभी बाय करके फंस जाते, बाय के अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ शाह जी, जी वो मैं बाद में बताता हूँ, मैं जो अब बात कर रहा हूँ पहले वो पूरी कर लें। अब एक बात बीच में चल रही होती साथ ही दूसरी भी डाल दिया करो, ठीक है। शाह जी पे बात नहीं ख़त्म हुई, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कभी सेल का एग्रीमेंट करके फंस जाते हैं कि सेल लॉक्ड है, कॉस्ट बढ़ गई, कभी आप कॉस्ट का एग्रीमेंट करके फंस जाते हैं, कॉस्ट लॉक है, डिमांड कम होगी, सेलिंग प्राइस। तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें आप अवॉइड नहीं कर सकते, इनको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ज़रूरी होता है, ठीक है। एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है ना, वरना कोर्ट में अगले ले जाएंगे, पेनल्टी होती है उस पर, तो आपको पूरा करना पड़ता है। तो ये आज खड़े खड़े जो फ्यूचर में नुकसान देने वाला कॉन्ट्रैक्ट, इसको ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इसकी प्रोविजन बनती है, ये IS 37 में आप पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, ये भी ज़्यादा बता दिया है, तो मैंने कहा इसको छोड़ दो। सिर्फ इतनी सी बात, हिस्टोरिकल कॉस्ट को आपने चेंज नहीं करना, एक्सेप्ट इम्पेयरमेंट हो जाए या डेप्रीसिएशन हो जाए, ठीक है, या बेच दो और पैसे मिल जाएं, तो बस चौथे को काट दो, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट इज अपडेटेड ओवर टाइम इफ डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड हो रही है या रिसीव्ड
पेमेंट रिसीव्ड दैट एक्सटिंग्विश पार्ट ऑफ, यानी कि बेच दिया है, ख़त्म ही हो गया है, या इफेक्ट ऑफ इवेंट नो लॉन्गर इम्पेयर हो गया वैल्यू। तो ये कुछ वजूहात हैं जिन वजह से एसेट बिक जाए, किताबों से निकलेगा, कम होगा, एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, कम होगा, इम्पेयर हो रहा है, कम होगा, वरना हिस्टोरिकल कॉस्ट वाले को वैसे आपने कम नहीं करना। ठीक है, बस यही कमियां हैं, यानी ये वैसे उसी वैल्यू पे पड़ा है। ओके, चौथे को काट दें, ये ऐसे ही है, इररेलेवेंट बात है, ये जिस तरह सोचवाना चाहेगा आपको, बहरहाल वो भी स्कोप से बाहर है। FR 2 के बाद जाके फिर बात समझ में आती है जब IFRS 15 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लेते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको लिमिट करवानी पड़ेंगी। इतना भी नहीं पढ़ाया जाता वैसे तो, लेकिन चलो कर रहा हूँ, वो कर लो शुक्र करके। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ अ लाइबिलिटी कैसे कम होगी? पेमेंट कर दो, ठीक है जी, या लाइबिलिटी के अंदर एस्टीमेट, जैसे मैंने अभी कहा ना, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन बनती है, टैक्स की प्रोविजन बनती है, ये अंदाजे होते हैं, इनमें चेंज आ जाए, प्रोविजन लाइबिलिटी अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट वाली, ये बातें फजूल हैं आपके लिए, FR 2 की बातें हैं, लेकिन लिखी हुई, मैं कह रहा हूँ प्रोविजन में एस्टीमेट में चेंज आ जाए तो लाइबिलिटी जो एस्टीमेटेड अमाउंट के ऊपर बुक्ड थी, वारंटी एक्सपेंस, अंदाज़ा लगा के वारंटी डेबिट पेबल क्रेडिट किया हुआ था, बदल जाए, चेंज इन लाइबिलिटी, तो या तो लाइबिलिटी पे हो जाती है या उसमें चेंज आ जाता है, तो ये लाइबिलिटी की कैरिंग वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, अच्छा, करंट वैल्यू क्या है? इंफॉर्मेशन अगर अपडेट कर दी जाए टू रिफ्लेक्ट कंडीशंस एट द मेजरमेंट डेट। इसमें 3 तरह के मेथड्स हैं। फेयर वैल्यू वो प्राइस है दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी। फेयर वैल्यू इज नॉट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फेयर वैल्यू में ट्रांजैक्शन करना है। फेयर वैल्यू डज नॉट रिफ्लेक्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट दैट वुड बी इनकर्ड ऑन अल्टीमेट डिस्पोजल। रेजिडुअल वैल्यू भी इसमें से माइनस नहीं करते, हालांकि वैल्यू इन यूज के अंदर तो उसमें कंसिडर करते हैं ना, लेकिन एंड पे जो मिलेगा उसको हम कंसिडर नहीं करते। फेयर वैल्यू क्या है? आज की कीमत। अब बेचने के बाद उन्होंने कितने का बेचना है, आपको इससे क्या, ठीक है। यूज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज है। वैल्यू इन यूज, ये फुलफिलमेंट वैल्यू जो है ना, ये लायबिलिटी के लिए लफ्ज यूज कर रहा है, इसलिए मैं साथ साथ बोल नहीं रहा, ठीक है ना। एसेट के लिए वैल्यू इन यूज, वही लायबिलिटी के लिए फुलफिलमेंट वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो आप उसको साथ साथ नहीं पढ़ें, बस एसेट की तरह से सोचें। वैल्यू इन यूज डू नॉट इंक्लूड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अच्छा, वैल्यू इन यूज में नहीं होती ट्रांजैक्शन कॉस्ट, याद है आपको, वो तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल सिर्फ करते हैं हम, ओके। लेकिन वैल्यू इन यूज में इंक्लूडेड होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू इनकर एट अल्टीमेट डिस्पोजल। अगर वहां पे कुछ हो रहा है तो वो वैल्यू इन यूज में आता था, ठीक है। वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन यूज रिफ्लेक्ट्स द सेम फैक्टर डिस्क्राइब। ये यहाँ पे वाले फैक्टर्स हैं जो आपके फेयर वैल्यू के अंदर थे, ये कुछ हैं, बस एक नज़र पढ़ना है, मैंने इनको जस्ट रीड ओनली वाला लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट है, इन सम केसेस फेयर वैल्यू कैन बी डिटरमिन डायरेक्टली। हाँ, अच्छा चलें ठीक है, उस पर चले जाते हैं। अब तो मैं इस सफ़े पे खड़ा था ना। फेयर वैल्यू में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है जो हाईलाइट करवाई है, एक नज़र पढ़ लिए, कुछ बेसिस उन्होंने बताई हैं कि मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू निकालने के लिए ये कुछ मेथड्स हैं, इरेलेवेंट है आपके लिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी वही मेथड्स हैं, वो कह रहा है सेम। जी कौन सा पॉइंट समझ आया? तीसरा, वैल्यू इन यूज इंक्लूड, वो कह रहा है वैल्यू इन यूज के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं ऐड करते, हम तो कैश फ्लोज लेते हैं ना, हाँ, लेकिन अल्टीमेट डिस्पोजल पे जो पैसे आने होते थे, याद है वैल्यू इन यूज में लेते थे, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ के देख लो। अब करंट कॉस्ट क्या है जी? कॉस्ट ऑफ एन इक्विवेलेंट एसेट। अब ये नए वर्जन वाली बात आ गई। कॉस्ट ऑफ एन इक्विवेलेंट एसेट एट मेजरमेंट डेट, कंसिडरेशन कंप्राइजिंग ऑफ कंसिडरेशन दैट वुड बी पेड प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मैंने बोला है ना, इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, दैट वुड बी इनकर्ड एट दैट डेट। अच्छा, द कॉस्ट, द करंट कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी को छोड़ो, मतलब ठीक है, करंट कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी क्या होगी कि अगर ऐसी ही कोई लाइबिलिटी, अगर आज ही कोई लोन लेने जाए तो हो सकता है उसके ऊपर थोड़े से पैसे ज़्यादा, कोई इंटरेस्ट ज़्यादा, कोई इस तरह की बात हो, ठीक है। अब करंट कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट की तरह से एंटिटी वैल्यू है, ये एंट्री नहीं होना चाहिए था, मेरे हिसाब से एंटिटी होना चाहिए था। क्या मतलब? हमने जब रीवैल्यूएशन पढ़ी थी, रीवैल्यूएशन जब पढ़ी थी तो मैंने कहा था, कुछ मोतरजीन आए, उन्होंने एतराज़ किया कि ये अकाउंटेंट्स अजीब कौम है, इनकी किताबों में एक चीज़ नज़र आ रही है, किताबी वैल्यू, बुक वैल्यू, ये क्या होती है भाई? वो हमारी थी ना, फिर एंटिटी की वैल्यू होती। 100 का खरीदा, हमारा अंदाज़ा है कि 80 रुपये वैल्यू लूज कर गया, और हमारा अंदाज़ा है कि 120 पे पड़ा है। मार्केट के अंदर तो इसी का 100 मिल रहा है,
वैल्यू इन यूज तो इसी की पता नहीं 132 आ रही है, करंट पता नहीं क्या, तो डिफरेंट चीजें आ गई ना। बोलो हमारे हिसाब से, हमारी एंटिटी के हिसाब से ये वैल्यू थी ना 120। बोलो ऐसे ही हमारी एंटिटी के हिसाब से ही ये क्या है, करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट लाइक historical cost is an entity value. It reflects prices in market in which entity would acquire the asset or would incur liability. Hence, it is different from fair value, value in use and fulfillment value which are exit values. Exit values का मतलब ये है भाई मेरे इस पेन को एक ये है कि सर देख रहे थे। बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे, इससे भी एक MCQ बना हुआ मैंने कहा था, ठीक है। उसके बाद रीड ओनली है, लेकिन वो सारी अंग्रेजियां पढ़ने के बाद मैंने कहा था हर बार पढ़ना इसको है सिर्फ, जब भी रिवीजन में आना है सिर्फ इस टेबल को पढ़ना है आपने, ठीक है। उसके बाद ये सारा पढ़ा था आपने, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ निकली होगी जो सवाल के काबिल हो। अगर हो तो शाम वाली क्लास में आप पूछ सकते हैं, फिर भी टाइम है, आप 3 बजे तक इंशाल्लाह मैं क्लास शुरू कर दूंगा, तो आप लोग आ जाइएगा, इसको कंप्लीट करेंगे आज जितना हो सका। कोई नहीं, कल ख़त्म हो जाए, परसों हो जाए, जब ख़त्म होगा तभी ख़त्म करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। अल्लाह हाफिज़।